नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रजनी और बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम योग और जीवन में। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आपसे हम जिस बारे में बात करेंगे उसका विषय रहेगा स्वस्थ जीवन में योग की भूमिका। स्वास्थ्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन में स्वास्थ्य ही धन है, बाकी सब मोह माया और भ्रम है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम अपने स्वस्थ जीवन को कैसे उसकी राह पर चल सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे और योग का स्वस्थ जीवन को जीने में किस तरह से भूमिका रहती है, इस विषय पर भी हम बहुत गहनता से बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे खास मेहमान लायक राम शर्मा जी। सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा भी नमस्कार। रजनी जी, जैसा कि आपने कहा कि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा। सबसे पहली बात आती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हम हर काम को अच्छी तरह से कर सकते हैं, और यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारा काम करने में भी मन नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें, निरोग रखें। योग में इसके बारे में कहा जाता है योग, यो जमा ग जी, जिसका साधारण शब्दों में अर्थ है जोड़ना। बिल्कुल। अब आप पूछेंगे कि किसको किसके साथ जोड़ना है, तो जहाँ तक ये जोड़ने की बात आती है या जुड़ने की बात आती है, तो इसके बारे में जो हमारे ऋषि हुए हैं, मुनि हुए हैं जी, या योग के जो महान लोग हुए हैं, उन्होंने इसको इस तरह से परिभाषित किया है कि योग यानी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग माना गया है। जी, आदि को अंत से जोड़ना योग कहा जाता है, और भौतिकतावाद से अध्यात्म को जोड़ना इसे योग माना गया है। जी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि ना तो हमने कभी आत्मा को देखा है जी, और ना ही कभी हमने परमात्मा को देखा है। तो इन दोनों का जो मिलन है वो योग करवाता है। जी, तो साधारण शब्दों में जो है योग को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। और बात आती है कि योग की उत्पत्ति कब हुई होगी। जी, तो हमारी जो पुस्तकें हैं उसमें उल्लेख किया गया है कि योग के जो प्रवर्तक रहे हैं, योग के जो जनक जिन्हें माना जाता है, वो भगवान शिव जी रहे हैं। बिल्कुल। और श्री कृष्ण को भी महान योगीराज के नाम से जाना जाता है। वाह। परंतु जहाँ तक यानी योग दर्शन की यदि हम बात करें तो योग दर्शन में एक सूत्र में पिरोने का जो कार्य किया वो महर्षि पतंजलि ने किया। महर्षि पतंजलि ने। जी, जी, उन्होंने इसको योग को जो है क्रमबद्ध तरीके से जो है लोगों के सामने लाया, दर्शकों के सामने लाया कि योग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किन किन बातों का हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने इस बात को माना कि जो हमारे चित्त से जो वृत्तियाँ निकलती है वो वास्तव में योग है। और यदि हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करें तो उसमें जो है गीता में भी उपदेश दिया गया है योगा कर्मसु कौशलम। जी। और तो जी, इसका अर्थ ये है कि जब भी कोई हम काम करें तो जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी यदि हम कार्य करें तो हम ईश्वर को उसको अर्पित करें, समर्पित करें। जो भी कार्य करना है उसे हमें ईश्वर को समर्पित करना है, यानी हम फल की इच्छा ना कर रखें। बिल्कुल। ठीक है ना जी। निष्काम भाव से हम कार्य करें। ठीक है, और फल देना ना देना वो तो ईश्वर के हाथ की बात है।
बिल्कुल। हमारा ध्येय स्पष्ट होना चाहिए जी। कि वास्तव में हम जिस ध्येय लेकर चले हैं क्या वो पूर्ण हो रहा है, और उसमें जो है योग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। जी। सर, आपने हमें ये तो बताया कि योग क्या है और कैसे इसका उत्पन्न हुआ, योग कैसे हमें योग को से हमारा मिलन हुआ। लेकिन सर, आजकल हम लोग ये वाली चीज़ बहुत सुनते हैं, अष्टांग योग, पतंजलि योग। आपने पतंजलि का भी बीच जी। में जिक्र किया है, तो आप हमें पतंजलि योग और अष्टांग योग क्या है इसके बारे में भी आप हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। रजनी जी, जहाँ तक बात आती है अष्टांग योग की, यानी वास्तव में योग के जो है 8 अंग है। जी। 8 अंग के ऊपर जो है योग को निर्धारित किया गया है, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये इसके जो है 8 मुख्य अंग माने जाते हैं। सबसे पहले बात आती है यम और नियम की। यम और नियम से जो हमारा तात्पर्य है कि जब भी हम योग प्रारंभ करें तो सबसे पहले तो हम आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से हमारी शुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए है कि हम वास्तव में यम और नियम का पालन करें। यम और नियम का पालन का मतलब है जो हमारी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं, जी। जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद जो आपको कार्य करने होते हैं, सबसे पहले तो हमें उनको निपटाना होता है, और उनको निपटाने के बाद जैसे शौच इत्यादि है, स्नान इत्यादि है, उस कार्य को हम सबसे पहले करें, ब्रश करना। और उसके बाद जब आप आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से स्वच्छ हो जाते हैं तो आप जो है योग के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल सर, आपने ये बहुत अच्छी चीज़ बताई हमें कि योग की शुरुआत किस तरह से करनी है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे आसनों से भी रूबरू करवाएंगे जिसे हर तरह से लोग कर सकते हैं, चाहे उसे बैक में प्रॉब्लम है, चाहे उसे कोई भी प्रॉब्लम है। लेकिन हम कुछ ऐसे आसनों को आज आपके साथ बांटने वाले हैं, साझा करने वाले हैं, जो आप भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। और आज हम आसनों को बताने के लिए हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं वो है दिलीप सिंह जी। ये हमें योगासना करके भी दिखाएंगे। तो शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप ऐसा कोई आसन बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक कुछ ऐसा भी पसंद करते होंगे कि हम कुछ खड़े खड़े आसन कर लें। तो ऐसा कौन सा आसन है जिसे हम लोग खड़े होकर कर सकते हैं? देखिए, इससे पहले कि हम आसन की ओर जाएं, जी। हमें कुछ एक बातों का जो है ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। जी। आप पूछेंगे वो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम आसन करें तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त समय माना गया है वो सुबह का जो समय है वो सबसे बेहतर माना गया है, क्योंकि सुबह का जो वातावरण है वो बिल्कुल शुद्ध होता है। जी। और जिस स्थान पर हम आसन करने जा रहे हैं उसकी जो दरवाज़ा है, खिड़की है, वो भी खुली होनी चाहिए। जी। और बैठने का जो आपका स्थान है, जिसमें गद्दा है या चद्दर वगैरह है, उनका आप जो है प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहली जो बात आती है कि सुखपूर्वक बैठना या करना, उसे ही आसन कहा जाता है। क्योंकि जब आप सुखपूर्वक बैठेंगे या खड़े होंगे वही आसन है। तो वैसे तो जहाँ तक हम आसनों की बात करें तो आसन जो है कि इसकी जो मुख्य श्रेणियाँ हैं वो 4 तरह की है। जैसे खड़े होके आप आसन कर सकते हैं, बैठकर आप आसन कर सकते हैं, लेटकर आप जो है आसन कर सकते हैं, और पेट के बल भी आप आसन कर सकते हैं। जी। तो आसन जब हम करें तो उसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आसन करते समय हमें जो ध्यान देना होता है, एक तो जब हम आसन करें तो शरीर का जो भाग है उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, यानी धीरे धीरे हम उसको करें। अब बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे भी हैं जो प्रारंभ करना चाहते हैं, जी। तो उनसे हमारा ये निवेदन रहेगा कि जब भी वो इसे शुरू करें तो उनको कुछ एक बातों का ध्यान रखना है कि आसन मुद्रा में जब आप आएँ तो वो धीरे धीरे आपको करना है। जी। यानी आपको उसका भरपूर लाभ मिले वो तभी मिल पाएगा यदि आप उसको धीरे धीरे करेंगे, और यदि आप उसमें जल्दबाजी दिखाएंगे तो उससे जो है आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी आपका हो सकता है। जी। शर्मा जी, आपने हमें ये बहुत ही उचित जानकारी दी है जो हमें
होना आवश्यक है बहुत। जी। तो अब हमारे दर्शक ये जानने के लिए बहुत बेकरार होंगे कि ऐसा कौन सा आसन है जिसे हम लोग खड़े होकर कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना खड़े होकर जिस आसन को हम सबसे पहले कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कौन सा आसन बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए जी, जहाँ तक बात आती है खड़े होने वाले आसन है, उसमें आप ताड़ आसन कर सकते हैं, त्रिकोण आसन कर सकते हैं, कोण आसन कर सकते हैं, या इसके साथ साथ गरुड़ासन है, ये भी आप कर सकते हैं, या वीरभद्र आसन है। परंतु यहाँ जो आज हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं वो है कोण आसन। जी, कोण आसन। कोण आसन। जी। तो कोण आसन जो करने की विधि है, सबसे पहले तो जो साधक है या जो योग करना चाहता है वो अपनी जो टांगे हैं उसको धीरे धीरे जो है खींच लें बाहर की तरफ, और हाथ बिल्कुल सामने रखें और धीरे धीरे हाथों को फिर ऊपर ले जाएं। और इस प्रकार पहले आपका एक हाथ जो है ऊपर की तरफ जाएगा जी, और दूसरा हाथ जो है नीचे आपके जो पांव तक पहुंचेगा। जी। यानी जितनी वहाँ तक आप जा सकते हैं वहाँ तक आपको जाना है, और फिर वहाँ पर आपको कुछ देर तक रुकना है, यानी जितनी देर तक आप आसानी से रुक सकते हैं। जी, अपने आप को जबरदस्ती नहीं करनी अपने जी, साथ। क्योंकि उससे फिर नुकसान भी हो सकता है आपको। और जब आप एक तरफ से इसको पूरा कर लेंगे तो फिर उसी प्रकार से धीरे धीरे आपको फिर से उसी अवस्था में आना है जिस अवस्था में आप खड़े हुए थे। और अब आपको जो आपकी जो दूसरी अवस्था है उसकी तरफ जो आपका हाथ है, बायां हाथ दाईं जांघ की तरफ आएगा, जी, और इसी तरह से जहाँ तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं आप वहाँ तक जाएंगे, और जितनी देर तक आप वहाँ रुक सकते हैं आपको रुकना है। जी, क्योंकि ये आपका जो है अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है कि जितना आपका अभ्यास होगा उतनी देर तक आप उसमें रुकेंगे। सांस इस वक्त आपका पूरी तरह से रुका हुआ है, और जैसे जैसे आप वापस उसी मुद्रा में आएंगे फिर आपका जो धीरे धीरे जांघें आपकी फिर से उसी अवस्था में आ जाएगी, और हाथ जो आपके खुले हुए हैं वो उसी प्रकार से बंद हो जाएंगे, और धीरे धीरे जो आपने सांस रोक रखी थी वो अब बाहर निकल जाएगी। तो इस आसन से हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है, एक तो हमारा हम ये कह सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम या पाचन जो तंत्र है वो इससे काफ़ी मजबूत होता है। जी, और आपकी जो स्मरण शक्ति है वो भी काफ़ी बढ़ती है। और जो खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो लंबाई है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो रिष्ट पुष्ट हो, लंबा हो, ठीक है नहीं, तो वो चाहते हैं कि इस तरह के जो आसन है जी, उनका झुकाव जो है इस ओर अधिक रहता है। बिल्कुल। शर्मा जी, आपने कोण आसन हमें बताया और इसके बहुत अच्छे फायदे गिनाए, और दिलीप सिंह जी ने भी बहुत अच्छे से हमें इसे करके दिखाया है। लेकिन हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सी उम्र सही रहती है योग और आसन करने के लिए? क्या कोई खास उम्र होती है इसके लिए, या फिर हमें कुछ एक सावधानियां बरतनी चाहिए अपनी उम्र के साथ भी? देखिए जी, जहाँ तक आपने उम्र की बात कही, वैसे तो योग के लिए कोई उम्र नहीं है। योग के लिए जो सबसे बड़ी बात आती है वो है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति, कुछ करने की भावना, कुछ करने की क्षमता जी, वो आपके भीतर में होनी चाहिए। एक लगन होना चाहिए, एक दृढ़ निश्चय आपके भीतर होना चाहिए। और हमने तो बहुत सारे कुछ एक लोग ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 60-65 साल के बाद योग शुरू किया है। जी, 60-65 उम्र के बाद जो है योग किया, जबकि उस अवस्था में हमारे शरीर के भीतर कई तरह की बीमारियां भी लग जाती है। बिल्कुल। और हम आसनों से थोड़ा परहेज करना शुरू करते हैं, हम प्राणायाम की ओर जो है उसमें जाते हैं जी। परंतु प्राणायाम से पहले यदि आप योग करेंगे, योग के कुछ एक आसन करेंगे जी। तो एक तो आपके जो शरीर में स्फूर्ति रहेगी। अच्छा। जो एक आपके भीतर तनाव बना रहता है, खासकर यदि हम आजकल की जो परिस्थितियों को देखें तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आसन हमको करने चाहिए। अब बात आती है कि जो छोटे बच्चे हैं, हाँ जी, उनको आसन किस उम्र में करने चाहिए? तो सामान्यतः यदि हम बात करें, अब 5-6 वर्ष के बाद जो है बच्चा आसानी से आसन कर सकता है, परंतु उसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी वो आसन करें तो कोई योग्य जो है प्रशिक्षक जी, उनकी देखरेख में हो, या आप जो स्वयं उनके माता पिता है, भाई बहन है, उनके सानिध्य में भी
वो आसन कर सकते कर हैं। सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आसन जब आपको करना है जी तो उसमें ये जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि उससे हमें हमें फायदा हो, जी नुकसान ना हो। क्योंकि आमतौर पे जब बच्चे हैं तो बच्चों में थोड़ा सा ये होता है कि वो जल्दबाजी में रहते हैं, तो उसमें नुकसान भी हो सकता है। नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि आप उम्र चाहे जो भी हो आप आसन कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान बस ये रखना है कि आपको अपने साथ जोर जबरदस्ती नहीं करनी है और आपको उतनी ही मुद्राओं को करना है और उतना ही अपने आप को जबरदस्ती करनी है अपने साथ जितना आप कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप पहले ही दिन बहुत अच्छे हो गए हैं योग में। तो शर्मा जी, आप हमें अब कुछ ऐसा आसन भी बता दीजिए जो हमारे दर्शक बैठकर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एक दर्शक ये भी सोचते होंगे कि हमें खड़े होकर नहीं, हमें बैठकर आसन करना है। तो कोई ऐसा फायदेमंद आसन अगर आप हमें बताएं तो। देखिए जी, बैठकर बहुत सारे आसन किए जा सकते हैं, जी जिसमें कि पद्मासन है, वज्रासन है, जी सिद्ध आसन है, और इसके साथ साथ जैसे कि योग मुद्रा है और पश्चिमोत्तान आसन है। जी तो ये आसन जो है हम कर सकते हैं। जी अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि उदाहरण के तौर पर यदि हम कहें अब आपने खाना खा लिया है, जी तो खाना खाने के पश्चात भी आप यदि चाहें कि उसको पचाना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अब सामान्यतः हम ये कहते हैं कि जब भी हम खाना खाएं तो खाना खाने के बाद नहीं तो ना तो हमें चलना चाहिए और ना ही कुछ इस तरह के आसन वगैरह करने चाहिए। परंतु पद्मासन एक ऐसा आसन है कि खाना खाने के पश्चात भी जो है आप पद्म आसन में आसानी से बैठ सकते हैं। खाना खाने के बाद भी? खाना खाने के बाद भी आप जी। उसमें बैठ सकते हैं और वो उससे आपका जो भोजन है वो भी अच्छी तरह से पच जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पद्मासन है उसके फायदे भी बहुत ज़्यादा माने गए हैं। जी तो जहाँ तक पद्मासन की यदि हम बात करें तो उसमें जो है आप सबसे पहले तो आपको सीधे बैठना है जी और बैठने के पश्चात जो आपका जो दोनों जांघें हैं पहले एक दूसरी तरफ आएगी और दूसरी पहली तरफ आएगी और उसके बाद योग मुद्रा में आप बैठेंगे। जी आंखें बिल्कुल आपकी बिल्कुल जैसे ऋषि मुनि जब तपस्या में होते हैं उस मुद्रा में आपकी रहेगी और सीना आपका जो बिल्कुल तना हुआ होना चाहिए। और इस मुद्रा में जो है खासकर जो हमारे योगी है, ऋषि है, मुनि है, वो कई कई घंटों तक रहते हैं। जी तो इस पद्मासन का जो है बहुत ज़्यादा लाभ है, जी तो हमें इसको ज़रूर करना चाहिए। पद्मासन है, सिद्ध आसन है, वज्रासन है, इन आसनों को आप जो है खाना खाने के बाद भी अच्छी तरह से कर सकते हैं और इसका आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। और बैठे बैठे, क्योंकि इसके लिए कोई ज़्यादा स्थान की भी ज़रूरत नहीं होती है, आपका जो कक्ष है वहाँ पे आप आसानी से बैठ सकते हैं, वहीं पे ही आप एकाग्रचित होकर इस आसन को कर सकते हैं। जी शर्मा जी, आपने हमें ये बहुत ही अच्छा आसन बताया है जिसे हम लोग बैठ के कर सकते हैं और हमें ये भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी अभी हमने खाना खाया है, क्योंकि ये हमारे खाना को पचाने का काम भी करेगा। जी अभी जो हमारे मन में ये सवाल भी आता है कि जैसे हमारा हिमाचल है और हमारे यहाँ पर ठंड भी बहुत रहती है, कई महीनों तक ठंड रहती है, तो क्या 12 के 12 महीने हम लोग योग और आसन कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक आपने हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात कही, तो हिमाचल को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। जी मैदानी हमारे क्षेत्र हैं, बिल्कुल। मध्य क्षेत्र हैं, ऊपरवर्ती क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, यानी बर्फ वाले जो क्षेत्र हैं। तो जहाँ तक तो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ तो हमारे जो योग प्रेमी है वो योग जो है 12 महीने कर सकते हैं। परंतु जो हमारे मध्य और ऊपरवर्ती जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ जो है सबसे उपयुक्त जो समय माना गया है वो मार्च से लेकर जो है अक्टूबर तक बहुत ही अच्छा समय माना गया है। जी और अक्टूबर के बाद यहाँ पे जाड़ा काफ़ी हो जाता है, सर्दी बढ़ जाती सर्दी है, बढ़ जाती तो उसमें है। थोड़ी सी दिक्कत रहती है। जी तो आसन तो हम कर सकते हैं, परंतु जैसे मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि आसन करने का जो सबसे सही समय है वो सुबह का है। जी जितना जल्दी हम सुबह के समय में आसन करेंगे उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। परंतु सर्दी के मौसम में थोड़ा सुबह हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप आसन करें तो आपके शरीर में वस्त्र भी काफ़ी कम होने चाहिए। जी क्योंकि अब सर्दी के मौसम में स्वेटर हमको पहनना पड़ता है, जैकेट पहननी पड़ती है, तो यानी ऊनी वस्त्र वगैरह काफ़ी ज़्यादा पहनने पड़ते हैं। तो योगिक क्रिया करने के लिए हमारे शरीर में वस्त्र काफ़ी कम होने चाहिए। जी तो हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम आसन तो करें, परंतु थोड़ा जो है ठहर कर करें, थोड़ी जी। देरी से करें, तो
तब भी उसका आपको लाभ मिल सकता है। मिल सकता है। जी जी शर्मा जी, आपने जैसे कि हमें बताया कि मार्च से अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा रहता है योग के लिए, और हमारे दर्शकों को भी इसका बहुत अंदाज़ा होगा कि हमारे हिमाचल में जब खासकर जो पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पर बर्फबारी होती है, कितनी ठंड होती है, जब हम लोग सांस भी लेते हैं तो बहुत ही ठंडी हवाएं हमारे शरीर के अंदर जाती हैं। तो इस मामले में हमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें किस समय योग करना है और किस तरह से करना है और कितना करना है। शर्मा जी, अब हमें आप ये भी बताइए कि हमने खड़े होने वाला आसन भी एक देख लिया, एक हमने बैठकर भी देख लिया, अब आप हमें थोड़ा सा ये भी बताइए कि हम लेटकर कौन सा आसन कर सकते हैं। देखिए जी, सबसे जो पेट के बल पर जो है आसन किया जा सकता है, जी, तो उसमें जो है हमारा आसन रहेगा भुजंगासन। भुजंगासन, यानी भुजंग का मतलब है जो सांप जिसके इसमें रहता है और जब फन उठाकर खड़ा होता है, बिल्कुल। तो उस तरह की हमारी जो है स्थिति बनेगी। तो सबसे पहले तो हमको लेटना है पेट के बल में, जी, हाथ बिल्कुल आपके शरीर के साथ जो है होंगे, दाईं तरफ और बाईं तरफ, टांगे एकदम से खींची हुई होगी, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो शरीर का अग्रभाग है जी, उसको हम ऊपर उठाएंगे, और जो हमारा बेल्ट तक का भाग है जी, वहाँ तक हम इसको उठाएंगे, और जितनी देर तक हम उसमें रुक सकते हैं हमें रुकना है। रुकना है। और जैसे ही हमें लगता है कि अब हमें थोड़ा थकान हो रही है या कुछ हमें मुश्किल आ रही है, फिर हमें फिर से धीरे धीरे उसी अवस्था में आना है जिस अवस्था से हम गए थे। तो ये इसमें ज़रूर ध्यान रखना है। जी। और इसका इस आसन का बहुत फ़ायदा ये है कि जो हमारे पेट के विकार होते हैं, जी, आप जानते हैं कि पेट में कई तरह के विकार रहते हैं। बिल्कुल। जैसे पथरी की बात आपने कही, पथरी है वो एक समस्या आ जाती है पथरी की भी। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा पाचन क्रिया है, जी, पाचन तंत्र है, आजकल खासकर यदि हम बात करें तो वो एक देखा जाता है कि कब्ज़ रहना, गैस की समस्या आ जाती है। तो ये तमाम ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे भीतर आ जाती है। तो उसके लिए जो भुजंग आसन है ये सबसे बेहतर आसन माना गया है। जी। दर्शकों, हमने आज के इस कार्यक्रम में देखा कि स्वास्थ्य जीवन में हमारा योग का कितना महत्व है, और हमने आपके साथ साझा किए खड़े होकर, बैठकर और लेटकर किए जाने वाले आसन। कहते हैं कि इंसान समय और स्वास्थ्य की कीमत तभी जानता है जब वो उसे खो देता है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने समय का भी ध्यान रखना है और हमें अपने जीवन में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इसी तरह से हमें अपने जीवन में चलते जाना है, बढ़ते जाना है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।